हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम बडी पर। आज हम हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस सेट नंबर लेकर आए, सेट नंबर 1। और अभी तक हमने हर एक टॉपिक से 100 प्रश्नों को देखा है। टोटल कितने प्रश्न? तो एक टॉपिक और 100 प्रश्न को देख लिया है, ठीक है। लेकिन आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए, यहाँ पर होंगे 50 प्रश्न। कितने? 50 प्रश्न, और हर एक टॉपिक से, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक प्रैक्टिस सेट होगा जहाँ पर 50 प्रश्न होने वाले और हर एक टॉपिक से होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक से हो। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा। सभी लोग उत्तर देना शुरू कर दीजिए। क्लास लाइव हो चुकी है, सभी लोग उत्तर देना शुरू कर दीजिए। पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि उच्चारण की दृष्टि से स किस प्रकार के वर्ण है? सघोष, महाप्राण, संघर्षी, स्पर्शी, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। आंसर सभी लोग करेंगे, सभी लोग आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? उच्चारण की दृष्टि से स और सा किस प्रकार के वर्ण है बताएंगे क्या हो जाएगा। बहुत सुंदर। क्या कहेंगे? संघर्षी व्यंजन। क्या कहेंगे? संघर्षी व्यंजन। कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपको बता दूं कि ये पहले शा आता है, उसके बाद शा, फिर सा और हा। ये कैसे व्यंजन हो जाएंगे बात करेंगे तो ये संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे। कैसे? ये संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे। और कैसे संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे? तो कहेंगे ऊष्म संघर्षी व्यंजन। कैसे? तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है और करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिनका भी सी आंसर आ रहा है बहुत ही सुंदर। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? बताएंगे। रूढ़ शब्द पहचानिए। विद्यालय, लंबोदर, जल, पंकज। रूढ़ शब्द क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत ही सुंदर। रूढ़ क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके कोई खंड नहीं होता। जैसे जल, अगर जल को हम अलग अलग करेंगे तो इसके खंड होंगे ही नहीं, जल अलग अलग हो जाएगा, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बात करेंगे, ये तो रूढ़ हो गया। बात करेंगे किसकी? यौगिक की। तो इसमें से बताइए यौगिक कौन है? यौगिक का भी आंसर करेंगे। इन ऑप्शन में से यौगिक शब्द को बताएंगे और क्या बताएंगे? योग रूढ़ भी बताइए, साथ में योग रूढ़ भी बताइए। योग रूढ़ एक तरफ से बहुवीर समास, जानते हो, बहुवीर समास ही योग रूढ़ हो जाता है। तो सभी लोग यौगिक का आंसर करेंगे। यौगिक क्या हो जाएगा? यौगिक का आंसर करिए। यौगिक का इसी ऑप्शन से, और ए बी सी डी में से कौन सा एक यौगिक हो जाएगा? जैसे कि हमने देखा रूढ़ जल है, तो यौगिक क्या है? तो कहेंगे विद्यालय। विद्यालय क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा यौगिक, ठीक है। अब बात करेंगे योग रूढ़। इनमें से बताइए योग रूढ़ क्या है? तो कहेंगे लंबोदर। क्या हो जाएगा? लंबोदर। याद करते चलेंगे। लंबोदर और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा पंकज। पंकज, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? ये दोनों ही योग रूढ़। ये दोनों योग रूढ़ और विद्यालय हो जाएगा यौगिक, और जल क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बात याद रखनी है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे कि उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइएगा। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए उत, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी उन, ऑप्शन डी उन्म। तो क्या कहेंगे? तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? उन्मेष में उत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसके संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें कहेंगे उत, क्या कहेंगे? संधि विच्छेद में उत प्लस मेष। क्या कहेंगे? उत प्लस मेष। तो ये बन जाएगा उन्मेष, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आगत और अनागत का सही अर्थ युग्म क्या है? यानी पहले आगत है तो आगत का होना चाहिए, फिर अनागत का होना चाहिए। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है आया हुआ या ना आया हुआ। ऑप्शन बी पुराना नया। ऑप्शन सी मेहमान स्वागत। ऑप्शन डी सरल कठिन। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। बताएंगे करेक्ट आंसर, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? बहुत ही सुंदर। ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आगत मतलब आया हुआ और अनागत मतलब ना आया हुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वह स्वतः ही जान जाएगा। इस वाक्य में स्वतः क्या है? बताइएगा स्वतः क्या है? इस वाक्य में स्वतः बताएंगे। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो पांचवे का आंसर बताइएगा। बहुत ही सुंदर। क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताएंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए राम ने ग्रंथ को पढ़ा, ऑप्शन बी राम ने ग्रंथ पढ़ा, ऑप्शन सी राम ग्रंथ को पढ़ा, ऑप्शन डी राम पढ़ा ग्रंथ। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य देखना है, क्या सही लग रहा है आपको। सभी लोग आंसर करते चलेंगे और हाँ क्लास को सभी लोग लाइक भी कर दीजिए, क्लास को सभी लोग लाइक जरूर से जरूर कर दें, बहुत जरूरी है क्लास को लाइक भी करना है, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य कहेंगे राम ने ग्रंथ पढ़ा, राम ने ग्रंथ पढ़ा, राम ने ग्रंथ को नहीं पढ़ा, राम ने ग्रंथ पढ़ा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कि अधोलिखित में कौन सा समास है, अधोलिखित में कौन सा समास है, आंसर करेंगे। ऑप्शन ए अविभाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। तो क्या आंसर करेंगे, अधोलिखित में कौन सा समास है, तो कहेंगे बहुत ही बढ़िया, क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ इसका मतलब अगर इसको हम समास विग्रह करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अधा को लिखित, है ना, यानी नीचे। अधा मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, अधा इसका मतलब होता है नीचे, इसका मतलब क्या होता है नीचे, इसका मतलब होगा नीचे, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इसका अगर हम पूरा अधोलिखित का अगर हम समास वो करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे, अधा को लिखित, ठीक है, ये समास इसका विग्रह हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, कौन सा तत्पुरुष समास होगा, तो कहेंगे कर्म है। क्या है, कर्म तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है, तो कर्म तत्पुरुष है। बात को याद रखिएगा, यहाँ कौन सा, तो कर्म तत्पुरुष है। तो आप जानते हो कर्ता ने कर्म को, यानी कि को आ रहा है, देखिए बीच में को आ रहा है ना, जो ये को आ रहा है ये किसको बता रहा है, ये कर्म को बता रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं कि छंद के संदर्भ में गढ़ का अर्थ क्या है, बताएंगे छंद के संदर्भ में गढ़ का अर्थ क्या है। छंद के संदर्भ में गढ़ का अर्थ बताएंगे। ऑप्शन ए 3 वर्णों का समूह, ऑप्शन बी 4 मात्राओं का समूह, ऑप्शन सी शब्दों का समूह, ऑप्शन डी तुकबंदी। तो 8वें का करेक्ट आंसर क्या है, 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गढ़ों की संख्या कितनी होती है, गढ़ों की संख्या कितनी होंगी, तो कहेंगे गढ़ों की संख्या 8 होती है। कितनी होगी, 8 होती हैं। और कौन कौन से गढ़ होते हैं बताएंगे, करेक्ट आंसर पहले बताएंगे क्या होता है। गढ़ों की संख्या 8 होती है, लेकिन समूह कितने का होता है, बिल्कुल 3 वर्णों का समूह होता है। कितने, 3। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कितने गढ़ होते हैं, तो 8 गढ़ होते हैं। बात करेंगे 8 गढ़ों के नाम, क्या हो जाएगा, या म त और क्या हो जाएगा, रा जा भा ना और सा। ये कितने हुए, ये 8 हुए। ये क्या हो गए, ये गढ़ों की संख्या हो गई, ठीक है, 8 होते हैं। और एक जो है वर्णों का समूह कितने, 3 लोग मिलके बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है, बताएंगे। क्या है कि बिनु पद चले सुनय बिनु काना, बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कि जो बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, ठीक है, बिना हाथ के, कर मतलब क्या होता है, कर मतलब हाथ, बिना हाथ के वो बहुत सारे काम कर रहा है। विधि नाना, नाना मतलब अनेक प्रकार के काम कर रहा है। बिनु मतलब बिना पैर के, बिना पद बिना पैर के चल रहा है। सुन बिने काना, यानी बिना कान के क्या रहा है, वो सुन रहा है। और बिना हाथ के वो काम कर रहा है। और कैसे काम, बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के काम कर रहा है। इसमें आपको अलंकार बताना है, विभावना, विशेषुक्त, उसके बाद ऑप्शन सी उपमा, फिर रूपक। तो 9वें का आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। आपको बता दूं, जहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां कारण के बिना, जहां कारण के बिना, ये याद रखना आपको, जहां कारण के बिना कार्य का, जहां कारण के बिना कार्य का होना पाया जाए, होना पाया जाए, वहाँ विभावना
वहाँ विभावना अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होता है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि ब्रज किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताएंगे। ब्रज किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, सौरसैनी, खस, पैसाची, इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न कि यद्यपि का सही संधि विच्छेद है। बताएंगे। यद्यपि का सही संधि विच्छेद है। बताएंगे। ऑप्शन ए यद प्लस अपि, ऑप्शन बी यद प्लस अपि, ऑप्शन सी यद प्लस अपि, ऑप्शन डी यद्यपि प्लस अ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साथ में आप बताएंगे कौन सी संधि है। संधि का नाम भी बताना है, संधि का नाम भी बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ बात करेंगे यदि प्लस अपि बराबर क्या होगा? बराबर होगा यद्यपि। क्या होगा? यद्यपि। ठीक है। और यहाँ आपको बता दूं यहाँ क्या हुआ है, यहाँ छोटी ई यानी कि ई और प्लस आ, ये दोनों मिलकर क्या बन गए हैं? या बन गए हैं। ठीक है। जब कहीं ऐसी संभावना दिखे तो कौन सी संधि हो जाएगी? तो बात करेंगे यड़ संधि हो जाएगी, यानी यड़ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। कौन सी संधि? यड़ स्वर संधि हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ आपको यदि प्लस अपि दिख रहा है? बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि अग का विलोम शब्द है। बताएंगे। ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी अल्पज्ञ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अग का विलोम क्या होगा? सभी लोग आंसर करते रहें और अपना आकलन करते रहें, अपना आकलन मूल्यांकन सब करते रहें। ठीक है। क्योंकि एग्जाम कब कब है पता है ना? 8, 9 और 10। बस ये 8, 9, 10 तक आप लोग बहुत कड़ी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिजिकल वाला मेहनत रह जाए, है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। देखेंगे 12 नंबर प्रश्न क्या है कि अग का विलोम क्या होगा? तो बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे? विज्ञ। क्या होगा? विज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अग मतलब क्या होता है? अच्छा अगर बात करेंगे इसको मतलब क्या होता है, इसके अनेक अर्थ शब्द बनाओ तो कहेंगे, क्या कहेंगे? जो, यहाँ देखते हैं, जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो उसे हम कहेंगे अज्ञ, उसे हम क्या कहेंगे? अज्ञ कहेंगे। ठीक है। और जो जानता हो उसे हम विज्ञ कहेंगे। बात समझ में आई? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि दही शब्द का लिंग क्या है? बताइए। दही क्या है? दही खाया जाता है या दही खाई जाती है? बनाइए। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग में क्या सही हो जाएगा? दही क्या होती है? दही खट्टी होती है, दही खट्टा होता है? दही खट्टी होती है ना, लेकिन बहुत से लोग दही को खट्टी मानकर इसे स्त्रीलिंग बना देते हैं। लेकिन दही क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। दही क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है। याद कर लीजिए। दही खट्टी है, बोलो दही खट्टा है तब तो सही है। दही खट्टी है, खट्टी बोल के स्त्रीलिंग लगा लो, आंसर गलत हो जाएगा। याद कर लीजिए, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न क्या है कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। क्या है? अखियाँ हरि दर्शन की भूखी में कौन सा रस है? बताएंगे। वीर रस, शांत रस, वियोग, श्रृंगार रस, हास्य रस, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर क्या है? जहाँ प्रिय के विरह या मिलन की प्यास का वर्णन हो वहाँ श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार कौन सा रस? वियोग श्रृंगार रस होता है। क्या होता है? वियोग। क्या होता है? वियोग। श्रृंगार रस 2 भागों में ना, वियोग और संयोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चलिए बताएंगे। तत्सम नहीं है कौन सा शब्द? आँख, नयन, नेत्र, चक्षु। बताएंगे कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? आँख नहीं है। क्या है? आँख क्या है? आँख हो जाएगी तद्भव। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? आंसर करेंगे।
बहुत बढ़िया। जहाँ पे जो सो आ जाए, जिसकी उसकी आ जाए, जहाँ पर जिसकी उसकी आ जाए, जो सो आ जाए, ठीक है, ये क्या हो जाता है, यहाँ पर कौन सा हो जाए, यहाँ संबंधवाचक होगा। हमने इस टॉपिक पर 100 प्रश्न, सर्वनाम के ऊपर 100 प्रश्न, संज्ञा के ऊपर 100 प्रश्न, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट 100 प्रश्न के करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, ठीक है। बाकी आज हम 50 प्रश्न करवाएंगे, जहाँ पर हिंदी व्याकरण, संपूर्ण हिंदी व्याकरण रहेगा, जो यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हर एक टॉपिक रहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कवित्री, कवियत्री, 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 बताएंगे। 17 का आंसर क्या है, 17वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। कैसे लिखेंगे, का लिखेंगे, वा लिखेंगे, या लगाएंगे, या पे छोटी ई की मात्रा, फिर त्रा लिखेंगे, त्रा पे बड़ी ई की मात्रा, पहले छोटी फिर बड़ी, कवित्री कहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रत्यय का प्रयोग होता है, बताएंगे। प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, बिल्कुल नहीं। शब्द के प्रारंभ में क्या, किसका प्रयोग होगा, तो कहेंगे उपसर्ग का। किसका, तो उपसर्ग का प्रयोग होता है। शब्द के अंत में, बिल्कुल सही, शब्द के अंत में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, और सी और डी देखना ही नहीं है। 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि राम से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य, बताएंगे। वाक्य में कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। राम से पढ़ा नहीं जाता, बताएंगे। बहुत ही सुंदर। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। जहाँ कर्ता और कर्म के बजाय क्रिया के भाव की प्रधानता हो, करा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, खेला नहीं जाता, यहाँ सब में क्या लगेगा, भाववाच्य, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अत्युक्त में कौन सी संधि है, अत्युक्त में कौन सी संधि है। यहाँ देखेंगे अत्युक्त कैसे जोड़ेंगे, अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो बनेगा अत्युक्त। तो इसमें संधि की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर क्या बन रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ भी क्या हो रहा है, ई का ऊ में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जड़ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर ई का या में परिवर्तन होना, या में परिवर्तन होना, ठीक है। अगला प्रश्न कि सदाचार में कौन सा उपसर्ग है। अभी हमने क्या बताया था कि जो उपसर्ग होते हैं वो ऑप्शन ए सत, ऑप्शन बी सदा, ऑप्शन सी सच, ऑप्शन डी आचार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21वें का, बहुत ही सुंदर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ बताइए संधि कौन सी है। इसमें सत अगर बात करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सत प्लस आचार। क्या कहेंगे, सत प्लस आचार। अब इसमें संधि बताएंगे, इसमें संधि क्या हो जाएगा, तो इसमें ता का दा में परिवर्तन हो रहा है। ता का इसका परिवर्तन किस में हो रहा है, यानी कि ता जो है ना, ये किस में परिवर्तित हो रहा है, दा में। तो यहाँ कौन सा, जब व्यंजन ही आ जाएंगे बीच में, तो क्या, जब संधि के पास व्यंजन आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे व्यंजन संधि। यहाँ पे कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा यहाँ पे व्यंजन संधि है, बात को याद रखना है, ठीक है, व्यंजन संधि। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा के लिए पर्यायवाची नहीं है, बताएंगे। देव नदी, जानवी, सुरसरी, कालिंदी। तो बताएंगे करेक्ट आंसर। 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी कालिंदी हो जाएगा। कालिंदी किसकी पर्यायवाची है, तो कहेंगे यमुना, कहेंगे क्या कहेंगे, यमुना, अर्कजा, ठीक है, ये सब इनकी पर्यायवाची होती है यमुना की। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि हथियाना में कौन सी क्रिया है, हथियाना, बताएंगे हथियाना में कौन सी क्रिया है, संज्ञा या सर्वनाम। शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। तो हाथ क्या है, हाथ क्या है, हाथ संज्ञा है, हाथ क्या है, संज्ञा है, और हाथ से बना हथियाना, तो क्या हो जाएगा आंसर, बताएंगे सभी, बिल्कुल नाम धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निशाकर का सही अर्थ है, निशाकर सूर्य, चंद्रमा, तारे, बादल। क्या कहेंगे, निशा मतलब क्या होता है, निशा मतलब होता है रात, निशा मतलब होता है रात। क्या होता है, रात।
निशाकर, निशाकर मतलब क्या होता है? कर मतलब करने वाला अर्थात चंद्रमा। तो निशाकर किसे कहेंगे? चंद्रमा की पर्यायवाची हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चंद्रमा की। और मयंक, मयंक किसकी पर्यायवाची? तो ये भी चंद्रमा की पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, कारक के लिए प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? कारक को और किस नाम से जानते हैं ये पूछा गया है। तो कहेंगे परसर्ग। परसर्ग को हम कारक ही कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी जैसे आपका नाम एक चिंटू है, एक मिंटू है, वैसे कारक का नाम एक परसर्ग है और कारक है। समझ में आई बात? तो कारक के भी दो नाम। अगला देखेंगे कि जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं? जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे, परोपकारी, धर्मात्मा। बताइए क्या कहेंगे? जो किए गए उपकार को मानता है। और साथ में ये भी बताएंगे जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे हम क्या कहेंगे? जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे क्या कहेंगे? खैर प्रश्न में तो क्या है? मानता है, तो क्या कहेंगे? कृतज्ञ। कृतज्ञ होता है। क्या होता है? कृतज्ञ होता है। ऑप्शन बी। और इसका अपोजिट क्या हो जाता है? कृतज्ञ हो जाता है। ठीक है, इसका अपोजिट यानी कि कृतज्ञ का विलोम हो जाता है। क्या हो जाता है? विलोम हो जाता है या विपरीत हो जाता है। बात समझ में आई? अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष है? बताएंगे कौन सा वर्ण सघोष हो जाएगा? कौन सा वर्ग सघोष हो जाएगा? यहाँ पर बात करेंगे का वर्ग की। देखो का वर्ग को हम ऐसे लिखेंगे, का वर्ग लिख दिया। ठीक है, इसको हम कैसे पूरा बनाएंगे? इसको हम लिखेंगे का, खा, गा और घा और अंगा। ठीक है, ये का वर्ग हो गया। ये क्या हो गया? ये का वर्ग हो गया। बात करेंगे यहाँ सघोष की। बात करेंगे यहाँ सघोष की तो क्या कहेंगे? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा वर्ग का क्या होता है? तीसरा, चौथा, ये तीसरा है, सॉरी, ये तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। क्या होता है? सघोष होता है। तो यहाँ पे आप देखिए तीसरा, ये तो पहला हो जाएगा, पहला तो आना नहीं है। ये क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ये भी पहला हो जाएगा। तो बचा क्या? बचा क्या? ऑप्शन सी बचा। याद रखिएगा ये तीनों क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर ड हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आंखें चार होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखें चार होना क्या होता है? प्रेम होना, क्रोध होना, लज्जित होना, देखा देखी होना। बताइएगा आंखें चार करना क्या मतलब होता है? देखा देखी होना, प्रेम होना नहीं, देखा देखी होना। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार इसे प्रेम के संदर्भ में भी लिया जाता है। जब ये देखा देखी ना हो तो आप प्रेम होना भी कह सकते हैं। ठीक है, कई बार ये प्रेम होना भी लिया जाता है। ऑप्शन डी फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा गलत है? लता से लताएं, घोड़ा सा घोड़े और किताब से किताबें, सखी से सखी। यानी कि इस पे क्या चल रहा है? एक तरफ वचन, एक वचन और दूसरी तरफ बहुवचन है। बताएंगे कौन सा युग्म गलत है? 29 में कौन सा युग्म गलत होगा? तो कहेंगे ई। क्या कहेंगे? ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी सारे युग्म क्या है? एकदम सही हैं। सारे युग्म एकदम सही। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग जिसे हम उपसर्ग में मतलब उपसर्ग नहीं निकाल सकते। बताएंगे क्या हो जाएगा उपसर्ग? बात करेंगे क्या हो जाएगा उपसर्ग रहित, बताएंगे। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे तो इसमें सु हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें वी उपसर्ग हो जाएगा, इसमें अति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्याधिक में क्या हो जाएगा? तो कहेंगे अति हो जाएगा। ठीक है, अति हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी जो है उपसर्ग नहीं है, बल्कि इसका संधि अगर हम करेंगे, संधि करेंगे तो क्या बनेगा? सुर प्लस ईस, सुर प्लस ईस। और बात करेंगे इसमें कौन सी संधि है? तो कहेंगे इसमें हो जाएगी गुण संधि। कौन सी संधि होगी? तो गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह एक महिला विदुषी है। ऑप्शन बी, वह एक विदुषी महिला है। ऑप्शन सी, वह एक विद्वान महिला है। ऑप्शन डी, वह एक विदुषी महिला है। करेक्ट आंसर क्या है? पहली बात, जो महिला होती वो विदुषी होती, ना कि विद्वान होती। तो सी को हम ऐसे काट देते। सी को हमने कट कर दिया। अब आगे का आंसर करेंगे। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन,
ई भी नहीं है। चलिए आपके पास 3 ऑप्शन, क्या हो जाएगा? वह एक महिला विदुषी है, वह एक विदुषी महिला है। क्या हो जाएगा? वह एक विदुषी महिला है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधोलिखित में कौन सा समास है? अभी हमने अधोलिखित में क्या देखा था? उपसर्ग देखा था, साथ में समास भी देखा था, है ना। अधोलिखित में क्या देखा था बताएंगे सभी लोग। 32वें का आंसर करिएगा। बहुत ही सुंदर। क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। वहाँ केवल तत्पुरुष था तो हमने कर्म के बारे में बताया था कि कर्म तत्पुरुष होगा, अभी इसी क्लास में मैंने बताया है, ठीक है। लेकिन अब देखिए अधोलिखित आ गया और तत्पुरुष के 3 प्रकार के ऑप्शन, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तो क्या कहेंगे? बी हो जाएगा। अधोलिखित मतलब क्या होता है? अधा को लिखित, अधा को लिखित। अधो मतलब क्या होता है? नीचे, ठीक है। ये बात याद है ना, अभी बताया था, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखेंगे कि विहग का पर्यायवाची नहीं है। विहग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन 1 खग, पखेरु, परिंदा, वासव। तो 33 का आंसर क्या लग रहा है आपको? 33 का आंसर क्या लग रहा है? बहुत ही सुंदर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बात करेंगे वासव। वासव की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? वासव किसकी पर्यायवाची है? तो क्या कहेंगे? कहेंगे इंद्र की। क्या हो जाएगी? इंद्र की पर्यायवाची हो जाएगी। याद रखिएगा, इंद्र की पर्यायवाची हो जाएगी। अगला प्रश्न, अन्वय का सही संधि विच्छेद बताइए। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? और साथ में संधि के नाम भी बताएंगे, और साथ में सभी लोग संधि का नाम भी बताएंगे। क्या हो जाएगी संधि और संधि का नाम? बहुत ही सुंदर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अनु प्लस अय। क्या हो जाएगा? अनु प्लस अय। ऑप्शन ए। संधि की बात करेंगे तो यहाँ पर यड़ संधि होगी, यहाँ पर यड़ संधि होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि संज्ञा के कितने भेद माने गए? संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं? तो कहेंगे संज्ञा के 5 भेद माने गए। कितने भेद? संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। सभी को 5 भेद पता है? सभी को 5 भेद पता है? चलिए पहला भेद देखेंगे, क्या होता है? व्यक्तिवाचक। क्या पहला भेद कहेंगे? तो व्यक्तिवाचक कहेंगे, ठीक है। व्यक्तिवाचक हो गया। और दूसरा भेद क्या माना गया था? तो जातिवाचक। उसके बाद जातिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद तीसरा भेद क्या हो जाएगा? तीसरा भेद हो जाएगा भाववाचक। क्या हो जाएगा? तो भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भाववाचक हो जाएगा, ठीक है, भाववाचक। अब बात करेंगे चौथा। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा की बात करेंगे तो समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा एक बचा है, पांचवे में क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। क्या हो जाएगा पांचवा? तो कहेंगे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। चलिए लिख देंगे पदार्थवाचक, लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गए संज्ञा के भेद, आपको इनको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि तद्भव उच्च, तद्भव शब्द का कौन सा है? बताएंगे। तद्भव शब्द बताना है आपको। उच्च, कूप, पंख, अंधकार। 36 का करेक्ट आंसर बताइए। 36 का करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही सुंदर। क्या हो जाएगा? पंख हो जाएगा। पंख हो जाएगा करेक्ट आंसर। पंख क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इसका जो है, बात करेंगे इसका तत्सम क्या होगा? तो पक्ष होगा। क्या हो जाएगा? तो पक्ष होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, जातिवाचक। आंसर करेंगे। क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। 37वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे जातिवाचक नहीं। क्या नहीं है? जातिवाचक। जातिवाचक किसका भेद था? संज्ञा का। अभी हमने बताया था किसका भेद था? संज्ञा का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अच्छा बताइए, अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? तो अतिवृष्टि का अर्थ होता है, क्या होता है? बहुत, क्या होता है? बहुत अधिक वर्षा। क्या होता है? बहुत अधिक वर्षा होता है इसका मतलब। अब इसका विलोम बताइए, यानी बहुत कम वर्षा। अनावृष्टि क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बहुत कम वर्षा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द को कौन सा है? बताएंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनुग्रहित, उज्ज्वल, कवियत्री, तदोपरांत। अभी हमने क्या बताया था? अशुद्ध वर्तनी देखना है, अशुद्ध वर्तनी देखना है। तो बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा?
बहुत सुंदर, क्या हो जाएगा? अनुग्रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुग्रहित हो जाएगा। ऑप्शन ए। बाकी जितने भी हैं सारे शुद्ध हो जाएंगे। बात करेंगे इसका शुद्ध कैसा लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे? तो अनु तो लिख ही देंगे, अनु जैसे लिखा है वैसे कर देंगे। गृहित में जो है ऋ से ऋषि वाला लगाना है, ठीक है, अनुगृहित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक का बाल होना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना, अपमानित करना, पालतू होना। बताएंगे 40वें का करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको? बहुत सुंदर। क्या नाक का बाल का मतलब क्या होता है? अत्यंत प्रिय, बहुत प्रिय। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का उत्तर सभी लोग करेंगे कि आचार्य का स्त्रीलिंग बताएंगे। आचार्य का क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। आचार्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत सुंदर, आचार्य होगा, आचार्य होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे बात करेंगे बाल, बाल मतलब क्या होता है? लड़का, और लड़की हो जाएगी बाला। क्या हो जाएगी? बाला हो जाएगी, ठीक है, बाल और बाला। अगला प्रश्न, छंद के मुख्य कितने अंग होते हैं? बताएंगे छंद के मुख्य कितने अंग होते हैं? छंद के मुख्य कितने अंग होंगे? तो कहेंगे बहुत बढ़िया, क्या कहेंगे? 7 अंग होते हैं। कितने? 7 अंग होते हैं। सातों अंग को देख लिया जाए, सातों अंग को देख लिया जाए, बिल्कुल। तो बात करेंगे पहले अंग का नाम क्या कहेंगे? चरण। क्या कहेंगे? चरण। फिर दूसरा अंग क्या हो जाएगा? वर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ण। फिर मात्रा, मात्रा के बाद क्या लिखे? संख्या। संख्या के बाद क्या आ जाएगा? क्रम। क्या आ जाएगा? क्रम। क्रम के बाद क्या आ जाएगा? गण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गण आ जाएगा। और बात करेंगे गण के बाद क्या आता है? तुक आता है। क्या आता है? तुक आता है, ठीक है। यहाँ हम गण को कई तरह देख सकते हैं, गण या गति, यति, विराम, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वह जा रहा है में वह किस प्रकार का सर्वनाम है? बताएंगे वह जा रहा है में वह किस प्रकार का सर्वनाम है? बहुत ही सुंदर। आंसर सभी लोग करते रहिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। कहेंगे अन्य पुरुष है। क्या है? तो अन्य पुरुष। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर देखेंगे कि अयाद संधि का उदाहरण है। अयाद संधि का उदाहरण है सदैव, पावन, यथोचित, तल्लीन। तो क्या कहेंगे? अयाद संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? पावन को हम कैसे लिखेंगे? पौ प्लस अन। कैसे लिखेंगे? पौ प्लस अन लिखेंगे, पौ प्लस अन। तो ये हो जाएगा पावन, यह हो जाएगा पावन। और ये किसका उदाहरण है? तो ये अयाद संधि का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखना है, सबसे पहले बता दीजिए अच्छा सदैव क्या है? सदैव की बात करेंगे तो यहाँ सदैव हो जाएगा वृद्धि। कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है, वृद्धि संधि हो जाएगी। और यथोचित की बात करेंगे तो यथोचित क्या है? गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। तो आपको संधि भी याद रखना है, ठीक है, संधि भी याद रखना है। ये लीजिए मात्रा लग गया। अब अगला प्रश्न कि रस के संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? आंसर करेंगे रस की संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 30, 31, 32, 33। क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर बताएंगे 45वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सुंदर। क्या कहेंगे? 33। कितने भाव माने गए हैं? तो 33 माने गए हैं। कितने भाव? तो 33 भाव माने गए हैं। और भरत मुनि के अनुसार भाव की संख्या कुल कितनी है? तो 33 निर्धारित की गई है। किसके अनुसार? तो भरत मुनि के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न कि अधोमुख का संधि विच्छेद बताइए। अधोमुख का संधि विच्छेद बताइए। अधोमुख का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कहेंगे अधामुख। क्या हो जाएगा? अधामुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधामुख। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अब अधा हमने ऐसे लिखा, अधा लिख के हमने विसर्ग लगा दिया, तो यहाँ कौन सी संधि बात हो जाएगी? तो ये बिना सोचे समझे बताइए, विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खिड़की, स्टेशन। बताएंगे देशज बताएंगे कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सुंदर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अच्छा देशज क्या होता है? जिनकी उत्पत्ति का पता ही ना हो,
जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो वो देशज, जैसे स्टेशन क्या इंग्लिश हो जाएगा, प्रार्थना और अग्नि क्या हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी। लेकिन खिड़की का कहीं अता पता नहीं है, इसीलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाक्य शुद्धि की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताएंगे। शुद्ध करिएगा वाक्य को सभी लोग शुद्ध करेंगे। ऑप्शन ए, मैं अपनी श्रद्धा करता हूँ। बी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। सी, मैं आपसे श्रद्धा करता हूँ। डी, मेरी आप पर श्रद्धा है। तो 48 का आंसर बताइएगा। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही सुंदर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अत्युक्त में कौन सा अलंकार है, बताएंगे। अत्युक्त में कौन सा अलंकार है, अत्युक्त में कौन सा अलंकार है, तो कहेंगे ऑप्शन बी अतिशयोक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतिशयोक्त हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, तो कहेंगे 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर हैं। और जो अन और आहा लगता है ये अयोगवाह होते हैं, इनको नहीं जोड़ा जाता है। ये इनको जोड़कर तो 13 हो जाएंगे, ठीक है। इनको हटाकर 11 होते हैं। और ये कैसे हैं, तो ये अयोगवाह हैं। ये क्या हो जाएंगे, तो ये अयोगवाह हो जाएंगे, याद रखिएगा, अयोगवाह हो जाएंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है, और आपकी जो है 8, 9 और 10 तक आपके लिए ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस आते रहेंगे। तो सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए क्लास को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट पे, जहां मिलेंगे आपको 50 प्रश्न। कितने प्रश्न, 50 प्रश्न।